हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से हमारी जो है तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो है तो आदिकाल साहित्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने रासो काव्य के बारे में डिस्कस किया, नाथ साहित्य के बारे में डिस्कस किया, सिद्ध साहित्य के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और आज जो है तो हम जैन साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैन साहित्य, तो जैन साहित्य जो है तो देखिए महावीर स्वामी ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उसे हम जन भाषा या अर्धमागधी इसमें जो है तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, और इनके धार्मिक सिद्धांतों का बोध जो है तो जैन धर्म के अनुयायियों को अपभ्रंश से हुआ था। किस भाषा से हुआ था? तो देखिए अपभ्रंश से हुआ था। और उनके जो आचार्य हैं, परवर्ती आचार्य जिनको हम कह सकते हैं, तो परवर्ती आचार्यों ने अपभ्रंश को ही अपने साहित्य की भाषा के रूप में ग्रहण किया, और जिनका साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। कैसे? देखिए, मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों में मिलता है। और इनकी रचनाओं में जो है तो देखिए कौन सा रस शामिल है? तो इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है यहाँ पर, कि जो जैन साहित्य है उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैन साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। ये क्या है? एक धार्मिक साहित्य है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है, और भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है। देखिए ये पॉइंट आपको नोट रखना है कि इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, इनका केंद्र कौन सा था? तो देखिए मगध आपको नोट रखना है। इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमागधी में अपना उपदेश दिया, जो उपलब्ध जैन आगमों में सुरक्षित है। आगमों के जो आगम है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या है आगम। तो देखिए इसलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा जो है तो क्या थी? अर्धमागधी। मगध की लोक भाषा क्या थी? तो अर्धमागधी थी। इसलिए उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किए वो किस में किए? तो अर्धमागधी में किए। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य और रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे हैं। और इन्होंने क्या किया है? देखिए स्वयंभू पुष्प दंत आचार्य हैं, और हेमचंद्र जी, सोमप्रभ सूरी आदि मुख्य जैन कवि हैं। देखिए यहाँ पर जैन कवियों के बारे में बताया गया है, जो मुख्य जैन कवि हैं, जैसे स्वयंभू पुष्पदंत आचार्य, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी जी, ये सब क्या है? मुख्य जैन कवि हैं। इन्होंने हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। किसमें? जो हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाएं हैं उनको अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि जो जैन कवि हैं उन्होंने क्या किया है? हिंदुओं में प्रचलित जो लोक कथा है उसको अपनी रचना का विषय बनाया है, और परंपरा से अलग उसकी परिणति अपने मतानुसार दिखाई है। और आगम साहित्य की प्राचीनता, ये यहाँ पर देखिए आगे, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग जो है तो आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य का जो प्राचीनतम भाग है उसको हम आगम के नाम से जानते हैं। और ये आगम कितने हैं? तो 46 हैं, 46 हैं ये आगम। जैसे 12 अंग हैं इसमें, देखिए 12 अंक आ गए, 12 उपांग आ गए, 10 पैना आ गए, 6 सूत्र आ गए, और 4 मल सूत्र आ गए। इनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद डीपली जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलटी कमीशन के लिए, पीजीटी के लिए इतना ज़्यादा जो है तो नहीं आता है। लेकिन यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ नोट करके रखनी है पूरी की पूरी, है ना। तो आगे है, जैसे आगम ग्रंथ काफ़ी प्राचीन है, तथा जो स्थान वैदिक साहित्य क्षेत्र में वेद का और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में आगमों का है। देखिए जो स्थान वैदिक साहित्य क्षेत्र में वेद का है, जो वैदिक साहित्य में वेद का है और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान क्या है? जैन साहित्य में आगमों का है। और आगम ग्रंथों में महावीर स्वामी के उपदेशों तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाले अनेक कथा कहानियों का संकलन
तथा जीवन उपयोगी सूत्र और बहुत कुछ है। किसमें? आगम ग्रंथों में। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे आदिकालीन जैन साहित्य संबंधी प्रमुख तथ्य, जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने यहाँ पर रखा है। सबसे पहले है हमारे पास गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है, और यह मत सर्वमान्य भी है। किसका मत सर्वमान्य है? तो देखिए जो गणपति चंद्रगुप्त जी हैं उन्होंने किसको माना है? शालिभद्र के भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुनि जिनविजय। मुनि जिनविजय ने भी शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। पहले गणपति चंद्रगुप्त जी ने, अब मुनि जिनविजय जी ने भी क्या माना है? शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। नेक्स्ट है देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब जो देवसेन जी हैं उनके ग्रंथ श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ से प्रथम 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में पहली बार मिलता है। तो हमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस ग्रंथ से 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में पहली बार मिलता है? तो देखिए विनय चंद्र कृत जो नेमिनाथ चौपाई है उससे 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में हमें पहली बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीशल देवरासों से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा, 12 यहाँ पर ऐसे लिख दिया है लेकिन ऐसे होगा 12 मासा का वर्णन बीसल देवरासों में माना जाता है। नेक्स्ट है चरित आचार रास फागु आदि शैलियों में जैन साहित्य रचा गया है, लेकिन सबसे लोकप्रिय काव्य शैली रास है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे रोगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। क्या कहा है? तो देखिए जैन कवियों ने क्या किया है? कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। नेक्स्ट है जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू थे। ये आपको पॉइंट नोट रखना है कि जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? तो देखिए स्वयंभू इनको माना जाता है। नेक्स्ट है जोइंदू और राम सिंह सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं। किसके ऊपर? सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर जो जैन कवि हैं हमारे इम्पोर्टेंट जैसे उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सोमप्रभ सूरी। तो देखिए इनका ग्रंथ क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। तो इन्होंने जो है तो संस्कृत प्राकृत में कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ की रचना की है, और इस ग्रंथ में बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी हैं, और इसमें कुमारपाल को हेमचंद्र द्वारा अनेक उपदेशों का वर्णन है। नेक्स्ट है मेरुतुंग। तो देखिए मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग से ये लिखा गया है, और प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें बहुत सारे पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, और प्रबंध चिंतामणि के ही कथानक को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास लिखा है। किसके ग्रंथ को? तो प्रबंध चिंतामणि के ही कथानक को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास लिखा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए जो मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना है इसमें जो है तो अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं, और इन कथाओं के बीच बीच में प्राचीन शैली के दोहों का भी समावेश है। नेक्स्ट है सुमति गुणी। तो देखिए नेमिनाथ रास इनकी रचना है, 58 छंदों में रचित ग्रंथ है, और इसमें नेमिनाथ के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, और नेमिनाथ के प्रसंग में ही कृष्ण का वर्णन भी हुआ है। इसमें कितने छंद हैं? तो देखिए 58 इसमें छंद हैं, और इनकी रचना क्या है? नेमिनाथ रास। नेक्स्ट कवि है हेमचंद्र। तो देखिए हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के ये समकालीन थे, और हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ भी।
और प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि भी इनको कहा जाता है। और संवत इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1145 संवत, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, प्राकृत भाषा के लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, ये अभी मैंने आपको बताया। और हेमचंद्र शब्दानुशासन प्राकृत अपभ्रंश का ये व्याकरण है। देखिए क्वेश्चन आता है कि जो हेमचंद्र शब्दानुशासन है ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, एक व्याकरण है। किसका है, तो हेमचंद्र का ये व्याकरण है। और एक और पॉइंट है इसमें, जैसे ये गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह के समय के हैं और इन्हें लोग कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं पर इनका जो है तो आधिपत्य है, किंतु इनके काव्य का अधिकांश भाग जो है तो अपभ्रंश में ही समाहित है। इनका एक अन्य ग्रंथ है कुमार पाल चरित। क्या है, कुमार पाल चरित किसका ग्रंथ है, हेमचंद्र का ये ग्रंथ है और ये प्राकृत में लिखा हुआ है। और हेमचंद्र की रचना का एक उनका कथन ले लीजिए कि भला हुआ जो मारिया वहिणी महरा कांत, लज्जे टुवे सीहू भई भंगा घर आंतु, ये इनकी जो है तो रचना का पंक्ति है। नेक्स्ट है जिन धर्म सूरी। तो देखिए जिन धर्म सूरी का क्या है, एक ग्रंथ है यहाँ पर स्थूलीभद्र रास। तो देखिए स्थूलीभद्र रास काव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं, वैश्या, स्थूलीभद्र और इनके गुरु भाई मुनि। नेक्स्ट है पॉइंट, इस ग्रंथ में स्थूलीभद्र के संयमित जीवन को चित्रित किया गया है। किस जीवन को, संयमित जीवन को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर कवि हैं, जैसे आचार्य देवसेन हैं। देवसेन का भी नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं जैसे श्रावकाचार, दबसहाप्यास, और काव्य ग्रंथ हैं जैसे इनके लघुनय चक्र और दर्शनसार। इसके बाद एक और नाम आता है जोइंदु या योगिंदु, और इनकी जो इंदु इनकी ग्रंथ का नाम है एक का परमात्म प्रकाश। परमात्म जो प्रकाश है वो एल्टिंग मिशन में पूछा गया था 2019 में कि परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। तो देखिए जो इंदु या योगिंदु जो नाम है इनकी ये रचना है। और योगसार भी इनकी ये रचना है। नेक्स्ट नाम आता है जैसे आसगु कवि। तो आसगु कवि भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये आसगु कवि। तो इनकी रचना का नाम है चंदनवाला रास और ये एक खंड काव्य है। चंदनवाला रास आसगु की ये रचना है और खंड काव्य है। इसमें लगभग 1200 ईस्वी में ये रचा गया था। और करुण रस में, कौन सा रस है इसमें, तो देखिए करुण रस है इसमें। नेक्स्ट है जैसे एक और कवि हैं बीजे सेन सूरी। तो इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास बीजे सेन सूरी का है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ कवि जैन धर्म के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।